तो एयर ब्रेक सिस्टम में आज हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्यूअल ब्रेक वाल्व। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्यूअल ब्रेक वाल्व कि ड्यूअल ब्रेक वाल्व कैसा होता है, कहाँ पर फिट होता है और कैसे यह कार्य करता है, इसकी आंतरिक संरचना, इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो ये ड्यूअल ब्रेक वाल्व ड्राइवर केबिन के फ्लोर के नीचे जहाँ पर ब्रेक पैडल लगा रहता है, पहला पैडल होता है एक्सीलरेटर पैडल, दूसरा ब्रेक और तीसरा क्लच। ये तीन पैडल हैं, स्टीयरिंग है, ड्राइवर बैठा हुआ है। ब्रेक एंड स्टीयरिंग जो है वो ऑटोमोबाइल का कंट्रोल सिस्टम है। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड है, सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर, को ड्राइवर, पैसेंजर्स एंड अदर रोड यूजर्स। तो यह है फुट वाल्व या इसे ट्रेडल भी कहते हैं। ब्रेक पैडल, फुट पैडल या ट्रेडल, ये सब इसी के नाम है। ये पिवट होता है कोने में, पिवट जो ऐसा जॉइंट जहाँ पर कि जिसे हिलाया डुलाया जा सके। और ये है रोलर, रोलर के नीचे लगा है प्लंजर, इधर एक स्टॉपर भी होता है, प्लंजर, फिर ग्रेजुएटेड स्प्रिंग, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व असेंबली, प्राइमरी पिस्टन, रिले पिस्टन या सेकेंडरी पिस्टन, प्राइमरी इनलेट सर्किट, इनलेट पोर्ट। कोई भी वाहन, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम का है और इसका सीधे सीधे सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक लगते हैं। तो जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं 121, उसके अनुसार प्रत्येक वाहन में जो भी उस 121 में ब्रेक से रिलेटेड कि हॉज किस टाइप के होंगे, सिस्टम का प्रेशर कितना रखना होगा, कट इन प्रेशर कितना रखना होगा, और गवर्नर साथ में लगा होगा जो कि एयर कंप्रेसर को रिलीफ देगा और साथ ही पर्ज साइकिल को कंट्रोल भी करेगा। प्रत्येक एयर टैंक के साथ एक एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ होगा। पूरे सिस्टम में सर्विस टैंकों में कितना प्रेशर है इसको शो करने के लिए डैशबोर्ड पे गेजेज होंगे, गेज या गेजेज। यदि उसमें 3 टैंक हैं, 4 टैंक हैं, 5 टैंक हैं, प्रत्येक टैंक में कितना प्रेशर है सर्विस टैंक का, इसको शो करने के लिए डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल पे प्रेशर गेज होंगे। यदि सिस्टम का प्रेशर लो हो जाता है तो उस लो प्रेशर सिस्टम के वार्निंग के लिए भी लाइट भी होगी और बीप भी होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जिनका कि पालन करना मैंडेटरी है, समझ रहे हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड 121 है वो रिलेटेड टू द ब्रेक कंपोनेंट्स। पूरे ब्रेक सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सिस्टम का प्रेशर कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, प्रत्येक सिलेंडर, प्रत्येक सर्विस टैंकों में से प्रेशर लीक ना हो इसलिए वहाँ पर 1 वे चेक वाल्व लगे हुए होंगे, ताकि जो उसकी निर्धारित क्षमता है उस निर्धारित क्षमता से अधिक जब उसके अंदर प्रेशर बनेगा तो वो सिंगल चेक वाल्व बंद हो जाएगा और सप्लाई टैंक से उधर एयर जानी बंद हो जाएगी। फिर वो जो सप्लाई टैंक से अदर सर्विस टैंकों को एयर जानी जब बंद हो जाएगी तो फिर एक दूसरे वाल्व के रास्ते से वो गवर्नर से वो एयर कंप्रेसर को भी रिलीफ देगा। कई गाड़ियों में एयर कंप्रेसर सीधे टर्बो के कंप्रेसर टरबाइन से लगा रहता है, क्योंकि इनलेट मैनीफोल्ड में जो कंप्रेस्ड एयर आनी है उसको वहाँ से ले लिया जाता है। तो टर्बो को भी रिलीफ देने के लिए उसी एयर ड्रायर के साथ जो कंट्रोल पिस्टन है उसमें एक टर्बो कट इन वाल्व भी होता है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना
अति आवश्यक है मैन्युफैक्चरर को और OEMs को, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि बेंडिक्स है, जैसे कि वेबको है और अदर कंपनियां हैं जो ब्रेक के कंपोनेंट बनाती हैं। और प्रत्येक वाहन में दोनों सर्किट अलग अलग होंगे, प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, पार्किंग ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक वो अलग। तो ये सब मानकों के अनुसार ही इसमें एक प्राइमरी सर्किट है और दूसरा है सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट रियर ब्रेक्स के लिए, क्योंकि वहाँ डबल टायर भी हैं, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल भी हो सकते हैं, 2 एक्सल भी, 3 एक्सल भी हो सकते हैं। ये भी मानक है कि वो 3 एक्सल हैं या 2 एक्सल हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो तुम इसे नेट पे पढ़ सकते हो। सेक्शन स्टैंडर्ड 121 एंड 122 जो है वो स्टीयरिंग से रिलेटेड है। इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, जब एक प्राइमरी इनलेट वाल्व, प्राइमरी इनलेट पोर्ट, कहाँ तक आ गए थे हम, ग्रेजुएटेड स्प्रिंग तक, यह है प्राइमरी पिस्टन जो खोलता है इस प्राइमरी इनलेट पोर्ट को। जो भी सप्लाई सर्विस टैंक की एयर है प्राइमरी टैंक की, वो यहाँ तक आती है। ये प्राइमरी पोर्ट है। इसके ठीक सामने है प्राइमरी डिलीवरी पोर्ट, जो कि आगे जाकर पिछले रियर व्हील्स को जा रहा है। रियर व्हील्स के कहाँ जा रहा है ये प्रेशर, रिले वाल्व में जा रहा है और फिर रिले वाल्व से ये डिफरेंट ब्रेक चैम्बर्स को जा रहा है। समझ में आ रही है? उसके बाद है नीचे रिले पिस्टन या सेकेंडरी पिस्टन इसको बोलते हैं। इसके साथ भी रिटर्निंग स्प्रिंग लगी हुई है और ये सेकेंडरी इनलेट पोर्ट है। सेकेंडरी इनलेट पोर्ट मीन्स फ्रंट एक्सल के लिए जो ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जो हवा का प्रेशर जा रहा है, जो हवा का प्रेशर जा रहा है वो ब्रेक चैम्बर में जाकर वो हवा का प्रेशर जो है वह मैकेनिकल कार्य के लिए प्रयोग हो रहा है और उसको एक स्लेक एडजस्टर उसका मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है और उसमें उसके द्वारा एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, जिससे कि एस केम की साफ्ट घूम के ब्रेक शू को फैला रही है और जैसे ही पैडल से पैर हटाया जा रहा है तो फिर वो रिलीज हो जा रहा है, प्रेशर रिलीज हो जा रहा है, तो ब्रेक शू वापस अपनी सीट पे आ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक शू के साथ एक रिट्रैक्टर स्प्रिंग भी लगा हुआ है जो कि ब्रेक शू को वापस अपनी जगह पर बैठा देता है। तो ये मोटे मोटे पार्ट्स हैं। सेकेंडरी पोर्ट के ठीक सामने है सेकेंडरी डिलीवरी पोर्ट। इस रास्ते से हवा जा रही है, फ्रंट क्विक रिलीफ वाल्व से होते हुए वो दोनों ब्रेक चैम्बर्स को जा रही है। रिलीफ वाल्व एंड रिले वाल्व जो हैं वह काम आते हैं क्विक रिलीज के लिए। जितना ज़रूरी ब्रेकों का लगना है उतना ही ज़रूरी है कि ब्रेक जैसे ही फुट पैडल से पैर हटे तो ब्रेक रिलीज हो जाएं, ब्रेक शू वापस अपनी स्थिति में आ जाए। ये मोटे मोटे पार्ट्स देखें। अब इसकी वर्किंग, इस फुट पैडल या फुट पैडल को, ब्रेक पैडल को जब ड्राइवर दबाता है तो दबाने पर ये रोलर इस प्लंजर के ऊपर दबाव डालता है, जिसके प्रभाव से उस दबाव से ये प्राइमरी पिस्टन नीचे को आता है। नॉर्मल अवस्था में डिलीवरी पोर्ट की तरफ लगे हुए दोनों एग्जॉस्ट पोर्ट खुले हुए रहते हैं, क्योंकि ब्रेक छोड़ते ही जो सिस्टम में हवा गई थी वो वापस इन्हीं एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते वायुमंडल में विलीन हो जाती है। पर ये प्राइमरी साइड बंद रहती है। एयर टैंक से आई हुई, सर्विस टैंक से आई हुई हवा यहाँ तक रहती है, आगे कुछ नहीं होता। आगे ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुला है तो जो हवा थी वो तो वायुमंडल में विलीन हो गई। अब जैसे ही फुट पैडल को दबाने पर ये प्लंजर नीचे आया, इसने इस पिस्टन को एक्चुएट किया और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व तो बंद हो जाता है, मगर ये इनलेट वाल्व खुल जाता है और यहाँ से आई हुई हवा इस रास्ते से, इस हॉलो पिस्टन से होते हुए इस प्राइमरी डिलीवरी पोर्ट से रियर एक्सल को के साथ लगे रिले वाल्व में चली जाती है। ठीक है, रिले वाल्व से फिर ये ब्रेक चैम्बर्स को चली गई।
अब जब ये पिस्टन नीचे को आ रहा है, इस प्राइमरी पोर्ट से आने वाली हवा इसके अंदर आई, इसके अंदर एक ब्लीडिंग पोर्ट है, ब्लीडिंग पोर्ट के रास्ते से वो हवा सेकेंडरी पिस्टन के ऊपर दबाव डालती है और जिससे वो सेकेंडरी पिस्टन भी नीचे की तरफ आकर एग्जॉस्ट वाल्व को बंद कर देता है और इनलेट वाल्व को खोल देता है, जिससे सेकेंडरी पोर्ट से हवा घुस के सीधे डिलीवरी पोर्ट के रास्ते फ्रंट ब्रेक चैम्बर्स के लिए भी चली जाती है और इस तरह से ब्रेक एक्चुएट हो जाते हैं। यहाँ पर एक पोजीशन है रिलीज पोजीशन, दूसरी पोजीशन है अप्लाई पोजीशन। अभी ये प्राइमरी पोर्ट से प्राइमरी सर्किट को हवा चली गई, सेकेंडरी पोर्ट से सेकेंडरी सर्किट को हवा चली गई, ब्रेक एक्चुएट हो गए हैं। तो उस समय पहले यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, जिसके प्रभाव से प्राइमरी पिस्टन ने सेकेंडरी पिस्टन को चलाया और इसका इनलेट वाल्व खोला, एग्जॉस्ट वाल्व को बंद कर दिया। एक स्थिति ऐसी आ रही है कि इसके नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर एक टाइम पर नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है। अब यहाँ से हवा चली गई आगे और अब जो टैंक से हवा आ रही है वह इसके ऊपर दबाव डालती है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगला वाला जो एक्सल है वो ड्राइवर के काफ़ी नज़दीक है। ब्रेक चैम्बर में जाकर उसने डायफ्राम को दबाया, डायफ्राम ने पुश रॉड बाहर निकाली और पुश रॉड ने स्लेक एडजस्टर को बाहर की तरफ को निकाला, जिससे कि उसके साथ लगी एसकेएम को एक टॉर्क मिला और ब्रेक शू फैल गए। यही प्रक्रिया पिछले टायरों में भी हुई, पिछले एक्सल्स में भी हुई। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होके ये एक्सेस प्रेशर फिर इसके ऊपर दबाव डालता है और इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, जिससे कि ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। अब यहाँ प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, जो सिस्टम का प्रेशर है वो वहाँ मिल चुका है, ब्रेक शू फैल चुके हैं। अब कोई भी एयर लॉस इस तरह से फिर नहीं होती। इसके एग्जॉस्ट पोर्ट तो अभी भी बंद हैं, पर इनलेट पोर्ट भी बंद हो गए। तो सर्विस टैंक से अब आगे सिस्टम में किसी तरह की हवा नहीं जाती है। यह पोजीशन कहलाती है होल्डिंग पोजीशन। क्या कहलाती है? होल्डिंग पोजीशन। होल्डिंग पोजीशन वो पोजीशन है जब प्राइमरी पिस्टन के नीचे सेकेंडरी पिस्टन में ज़्यादा दबाव होने के कारण सेकेंडरी सर्किट की हवा प्राइमरी पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठा देती है, जिससे सेकेंडरी इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है और प्राइमरी इनलेट पोर्ट भी बंद हो जाता है। इस तरह से प्रेशर को बर्बाद होने से बचाया जाता है। समझ में आ रही बात? ये पोजीशन कहलाती है होल्डिंग पोजीशन। थर्ड है रिलीज पोजीशन। अब वो जो हवा है जो पीछे गई हुई है रिले वाल्व के थ्रू ब्रेक चैम्बर्स को और फ्रंट में क्विक रिलीफ वाल्व के थ्रू ब्रेक चैम्बर्स को, तो क्विक रिलीफ वाल्व वो फ्रंट व्हील में लगा है, क्योंकि फ्रंट व्हील जो है अपेक्षाकृत नज़दीक है। जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी तो रिलीज करते समय क्या है, हवा का दबाव कम हो जाता है, जिस कारण उसकी जो गति है, वेलोसिटी है, वह भी कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही ब्रेक पेडल छोड़े उसी तरह से वो प्रेशर रिलीज हो जाए और ब्रेक ड्रैग ना करे, ब्रेक शू ड्रम को छोड़ दें, एसकेएम वापस अपनी स्थिति में आ जाए। तो जो फ्रंट एक्सल में गया है एयर प्रेशर, उसके कारण जैसे ही पेडल छोड़ा तो वहाँ तक जो हवा का दबाव था वो कम हो गया। ब्रेक पेडल छोड़ते ही इस रिटर्निंग स्प्रिंग ने इस पिस्टन को ऊपर को उठा दिया, इसके ऊपर से भी दबाव हटा, तो सेकेंडरी जो पिस्टन की रिटर्निंग स्प्रिंग है या रिले पिस्टन की रिटर्निंग स्प्रिंग है, इसने रिले पिस्टन को भी ऊपर उठा दिया। इनलेट वाल्व तो बंद ही था, जिस वजह से अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गए। इसके एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने से जो फ्रंट एक्सल के लिए और रियर एक्सल के लिए हवा गई थी वो वापस आकर इन पोर्टों से
बाहर चली जाती है, पर जो ब्रेक चैम्बर में गई हुई हवा है, अब जब रिलीफ वाल्व के ऊपर से दबाव हटता है तो नीचे जो हवा इधर गई हुई है दोनों चैम्बरों में, वो वापस रिलीफ वाल्व के ऊपर दबाव डालती है, जिससे रिलीफ वाल्व ऊपर की तरफ उठकर इनलेट का रास्ता तो बंद कर देता है और एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देता है। ऐसे आगे की हवा भी निकल जाती है। और ठीक जब वो पीछे जाती है, पीछे रिले वाल्व में, तो वो एक रिले पिस्टन को दबाती है, जिससे वहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होकर इनलेट पोर्ट खुलता है और हवा सीधे चैम्बरों में चली जाती है। पर जब वापस आ रही होती हवा, तो जो रिले पिस्टन के ऊपर यहाँ से कंट्रोल प्रेशर गया हुआ है ब्रेक वाल्व से, जो रिले वाल्व में पाइप गया हुआ है, वो हवा रिलीफ हो गई ब्रेक वाल्व से, तो वहाँ रिले पिस्टन के ऊपर से दबाव हटा, रिले पिस्टन ऊपर को उठता है और वहाँ की हवा भी एग्जॉस्ट हो जाती है। इस तरह से वह धीरे से ब्रेकों को छोड़ देता है। तो अभी चल रहा क्या, ब्रेक एक्चुएशन। पहले देखा हमने ड्यूल ब्रेक वाल्व, हाउ इट वर्क्स, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्यूल ब्रेक वाल्व। ड्यूल ब्रेक वाल्व क्यों कहते हैं उसमें? क्योंकि उसमें दो वाल्व एक ही असेंबली के अंदर हैं, एक ही हाउसिंग के अंदर दो वाल्व हैं। उसमें एक प्राइमरी पिस्टन और दूसरा सेकेंडरी पिस्टन, एक प्राइमरी सर्किट और दूसरा सेकेंडरी सर्किट। इस तरह से दो वाल्व एक ही हाउसिंग के अंदर है, इसलिए उसको बोलते हैं ड्यूल ब्रेक वाल्व। जब वहाँ पर की पोजीशन, होल्डिंग पोजीशन देख ली थी कि दोनों टायरों में प्रेशर, दोनों एक्सलों का फ्रंट एंड रियर एक्सल को प्रेशर चला गया। अब जो रियर एक्सल को प्रेशर आया ब्रेक वाल्व से, वो आता है इस कंट्रोल पोर्ट के रास्ते इस रिले वाल्व में। ये है रिले वाल्व। रिले वाल्व का मुख्य कार्य है कि जितना ज़रूरी ब्रेक लगना है कि जैसे ही पैडल को दबाया जाए और ब्रेक शू फैल जाएं, उतना ही ज़रूरी है कि जैसे ही ब्रेक पैडल को छोड़ें तो ब्रेक शू वापस अपनी जगह पर चले जाएं और पहिया घूमने के लिए फ्री हो जाए, किसी प्रकार की ड्रैगिंग ना हो। तो इसके लिए रियर ब्रेक्स के लिए यूज किए जाते हैं रिले वाल्व। इसमें एक पाइपलाइन आ रही है सीधे ड्यूल ब्रेक वाल्व से, जो एक सिग्नल है इसके लिए, और दूसरी पाइपलाइन आ रही है इसमें प्राइमरी सर्विस रिजर्वॉयर से, वो आ रही है यहाँ पर। इसके अंदर एक रिले पिस्टन है और ये एग्जॉस्ट वाल्व की सीट है, ये इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व असेंबली है। अब इसकी वर्किंग देखो, जैसे ही ब्रेक पैडल को दबाया वहाँ से हवा इसके अंदर आई, इसने इस प्राइमरी पिस्टन को नीचे धकेला और धकेल के इसने एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर दिया, और ये जो प्राइमरी सर्विस रिजर्वॉयर से हवा आ रही है ये इसके अंदर से आकर पिछले ब्रेक चैम्बरों को चली गई। ये अगर सिंगल एक्सल है तो यहाँ पर से रिले वाल्व से दो पाइप जा रहे हैं सिंगल ब्रेक चैम्बर्स को, स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर्स को। यदि डबल एक्सल है तो फिर दो पाइपलाइनें यहाँ से जाएंगी, अगर तीन एक्सल हैं तो फिर 6 जाएंगी, या फिर एक अलग से वाल्व की आवश्यकता होगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो गए दोनों, ये गए, यहाँ से जो हवा गई ये चली गई सीधे पीछे ब्रेक एक्चुएटर्स को, और ब्रेक एक्चुएटर्स के अंदर जो उसका सर्विस चैम्बर है, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर में, स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में 2 चैम्बर हैं, एक है सर्विस चैम्बर और दूसरा है पार्किंग ब्रेक का चैम्बर। तो सर्विस ब्रेक चैम्बर सिंगल ब्रेक चैम्बर जैसा होता है, उसमें एक डायाफ्राम है, प्रेशर प्लेट है, नॉन प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट और प्रेशर प्लेट के बाद एक रबर का डायाफ्राम है और उसी के पीछे से वो पिस्टन का काम कर रहा है। जब ये प्रेशराइज्ड हवा ब्रेक एक्चुएटर में जा रही है तो वो डायाफ्राम फैल रहा है
फैल कर वो रिटर्निंग स्प्रिंग को दबाता हुआ एक पुश रॉड को बाहर निकाल रहा है। वो पुश रॉड जुड़ी हुई है स्लेक एडजस्टर से। किसके साथ? स्लेक एडजस्टर के साथ। ये एक प्रेशर प्लेट है, इसके साथ एक डायफ्राम लगी हुई है और यहाँ से ये अंडर प्रेशर हवा इसके अंदर आई। ये एक असेंबली के अंदर बंद है और यहाँ एक क्लैंप लगा हुआ है। एक यहाँ है नॉन प्रेशर प्लेट और ये है पुश रॉड, इनके बीच में लगी है एक स्प्रिंग। जब हवा इसके अंदर आई, ये डायफ्राम के आगे दबाव पड़ा और ये पुश रॉड बाहर को निकलती है। इसके कोने में एक योक है और इसी योक के साथ लगा रहता है स्लेक एडजस्टर। स्लेक एडजस्टर कैसा होता है वो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस स्लेक एडजस्टर के निचले हिस्से में एसकेएम की शाफ्ट लगी हुई है। एसकेएम क्यों कहा गया है उसको? क्योंकि उसमें जो इस तरह की केम है जो कि ब्रेक शू के रोलर इसके साथ लगे हुए हैं। जब ये फैलती है तो जब ये टर्न होती है तो ये ब्रेक शू को फैला देती है। फिर जैसे ही रिलीज पोजीशन में यहाँ की हवा निकलती है। अब जैसे इंगेज हुआ, इस एयर प्रेशर ने रिले पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला, इसने इसका एग्जॉस्ट पोर्ट बंद कर दिया और इनलेट पोर्ट खोल दिया और कंप्रेस्ड एयर इस रास्ते से पाइप में आई। पाइप के रास्ते से वो इस तरह से ब्रेक एक्चुएटर्स में लेफ्ट एंड राइट को चली गई। यहाँ जाने के बाद इसने इस डायफ्राम को प्रेशर के साथ दबाया। डायफ्राम ने इस पुश रॉड को बाहर निकाला। पुश रॉड ने जो स्लेक एडजस्टर है उसको वो ट्रांसमिट कर दिया उस प्रेशर को और उस प्रेशर से एक मैकेनिकल टॉर्क पैदा हुआ, घुमाने की शक्ति पैदा हो गई और उसने उस केम को घुमा दिया। केम के घूमने से ब्रेक शू फैले और फैलकर उन्होंने ड्रम को पकड़ लिया और घूमता हुआ पहिया रुक गया। तो जब इसके भी अंदर प्रेशर आया, ऊपर से भी प्रेशर आया, नीचे से भी प्रेशर आया, जब यहाँ ब्रेक अप्लाई हो गई तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठकर यहाँ भी एक होल्डिंग पोजीशन आ जाती है और इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व ऑलरेडी बंद रहता है। समझ में? होल्डिंग पोजीशन में एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है और इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है और ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर को उठकर एक होल्डिंग पोजीशन में रहता है। अब जैसे ही ब्रेक पैडल से पैर छोड़ा तो जो कंट्रोल प्रेशर यहाँ पर आया हुआ है यह वापस ड्यूअल ब्रेक वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल गया। अब इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, नीचे हवा का दबाव है। यहाँ तो हवा आ नहीं रही है। अब जो सर्विस रिजर्वॉयर से हवा आ रही थी वो तो यहाँ इनलेट वाल्व बंद हो चुका है, यहाँ हवा आ नहीं रही है। तो यहाँ की हवा जो रिटर्न हो रही है वो इधर दबाव डाल रही है। उसने इस पिस्टन को और ऊपर को धकेला और एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते वो बाहर निकल गई। इस तरह से ये क्विकली प्रेशर को रिलीज कर देता है। आगे बात समझ में? जैसा आगे के उसमें फ्रंट एक्सल में लगा है क्विक रिलीफ वाल्व, वो नॉर्मल पोजीशन में क्विक रिलीफ वाल्व बंद है। जैसे ही फुट पेडल को दबाया और प्रेशर से हवा आई तो उसने उस वाल्व को दबाते हुए नीचे की तरफ को ले गया और प्रेशर के कारण वो वाल्व फ्लैक्स हो जाता है, थोड़ा सा मशरूम की तरह इसके कोने इस तरह से बंद हो जाते हैं और जो हवा है वो इस तरह से चली जाती है। पर जब पैडल छोड़ दिया तो यहाँ जो हवा इस रास्ते से आई थी जिसने इस वाल्व को दबाया था, ये प्रेशर वापस जाकर ब्रेक वाल्व के रास्ते से एग्जॉस्ट हो गया। इसके ऊपर से दाब खत्म हुआ तो ये ऊपर की तरफ उठा
और जो इधर ब्रेक एक्चुएटर्स में न्यूमेटिक प्रेशर गया है वो वापस आकर इसके कोनों को ऊपर उठाकर इस ब्रीदर होल से या ये एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है। इस तरह से फ्रंट के भी और रियर के भी ब्रेक रिलीज हो जाते हैं वेरी क्विकली। जितनी तेज रिएक्शन इसका होता है एयर ब्रेक में, सबसे फ़ायदा ये है, एडवांटेज उसका, कि इसमें इसका रिस्पॉन्स वेरी क्विक है क्योंकि एयर इज कंप्रेसिबल। सर्विस टैंकों में पहले से, सर्विस रिजर्वॉयरों में पहले से ही प्रेशर बना हुआ है। जो भी प्रेशर आ रहा है वो तेज़ी से मैकेनिकल कार्य करके डायफ्राम को दबा के, पुश रॉड को, स्लेक एडजस्टर को हिला के अपना काम कर ले रहा है। और जैसे ही ब्रेक पैडल से पैर हटाया जा रहा है तो ये हवा रिलीज हो जा रही है। तो क्विक ये बहुत तेज़ी से लगते हैं और तेज़ी से छोड़ भी देते हैं। ये तो नॉर्मल ऑपरेशंस में होता है। जब इमरजेंसी के टाइम पर कभी ड्राइवर को तेज़ी से लगाना पड़ता है, अचानक से ब्रेक पैडल दबाना पड़ता है, तो उस समय जो ब्रेक वाल्व का प्राइमरी पिस्टन है वो तेज़ी से नीचे को आकर सेकेंडरी पिस्टन को भी अपनी जगह से हटाकर एग्जॉस्ट पोर्ट्स को बंद करके इनलेट पोर्टों को खोल देता है और फुल प्रेशर, जो टैंक का रिजर्वॉयरों का प्रेशर है, फुल प्रेशर पूरे सिस्टम में जाकर एकदम से वाहन को खड़ा कर देता है, तेजी से वाहन को रोक लेता है। ऐसे करने से क्या है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कम होता है और रिस्पॉन्स वेरी क्विक होता है एयर ब्रेक के। इसीलिए गाड़ियों के पीछे से लिखा है पावर ब्रेक कृपया उचित दूरी बनाए रखें। हमेशा ट्रकों के, बसों से अगर तुम पीछे से कार लेके जा रहे हो तो उनसे दूर रहें, क्योंकि उनमें ये एयर ब्रेक हैं, वो जैसे ही ब्रेक पैडल को थोड़ा सा अगर किसी ने ज़ोर से दबा दिया वो वाहन रुक जाएगा, मगर आपका वाहन नहीं रुकेगा। और जब एकदम से ब्रेकिंग होती है तो पहिए स्टक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, उसमें फिर स्टीयरेबिलिटी नहीं मिलती। स्टीयरेबिलिटी नहीं मिलती, इसीलिए जो आजकल के वाहन हैं वो सब ABS हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। उसमें पहिए लॉक नहीं होते और सिर्फ ABS बहुत तेज़ी से पल्सेट करता है, बहुत तेज़ी से ब्रेक पकड़ता छोड़ता है, जिससे पहिए लॉक तो नहीं होते पर वाहन स्टीयरेबल भी होता है और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कम हो जाता है, उसका ये फ़ायदा होता है। परंतु जो वाहन ABS से नहीं है तो वो वाहन फिर सामने वाले पावर ब्रेक वाले ट्रक से टकरा सकते हैं। इसीलिए ट्रकों के नीचे एक एडिशनल बम्पर लगा रहता है आजकल, आगे भी और पीछे भी, ताकि आगे से आने वाला कहीं ट्रक के नीचे ना घुस जाए। इसलिए एक अतिरिक्त बम्पर आगे भी दिया रहता है और एक अतिरिक्त बम्पर पीछे भी दिया रहता है। वो गार्ड है ताकि कोई कार वाला उसके नीचे ना घुसे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है, पर यहाँ का सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता। लाइट आ जा रही है, कभी नेटवर्क नहीं रहते हैं, कभी लाइट नहीं रहती है। सो मैनी थैंक्स टू डॉक्टर कृपाल सिंह जी, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पर इतनी शानदार किताब लिखी। मैनी थैंक्स टू बेंडिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, बॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड IGTR, Proxilence Academy, Volvo Eicher, and many thanks to all of you. So have a wonderful day and bright future. Thank you, sir.